हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हैप्पी टू सी यू ऑल। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसी पे मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, तो आपको हमारा ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रोहित लास्ट 10 ईयर्स से गेट एंड ईएसी के लिए टीचिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरा टोटल 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। और मैंने 15 सिटीज़ 20,000 आवर्स 15,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। मैथमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स है जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। मैंने गेट एंड ईएसी एग्ज़ाम दिया है, पीएसयू एग्ज़ाम दिया है, क्रैक भी किया उसे। और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे मेरा कोड है रोहित सिन्हा 5148 और आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पे, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते चले जाएंगे। मेरे स्पेशल क्लास के अपडेट्स, मेरे प्लस कोर्स के अपडेट, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे जो मेरे सेशंस होते हैं, जो मेरे मैराथन सेशंस हैं, उसके भी अपडेट्स आपको मिलते रहेगा मेरे दोस्तों। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप मुझे ये फॉलो करोगे। ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा रोहित सिन्हा, कैटेगरी है मेरा गेट एंड ईएसी। ओके, और उस पर मैंने बहुत सारे अच्छे वीडियोस डाले हैं, स्पेशली जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हैं। आप ज़रूर उसको देखना, डेफिनेटली काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। गेट एक सीरियस प्रिपरेशन है, गेट एनईएससी। उसके लिए आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा। मिनिमम 12 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो 12 मंथ के लिए आपको 22,500 रुपीज़ पे करना पड़ता है, मीन्स पर मंथ अराउंड 1,875। और अगर आप सिर्फ 4,500 रुपीज़ अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, 24 मंथ्स का। और इसके साथ साथ अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हो बच्चों, RSUS कोड, अगर रोहित सिन्हा फॉर अस RSUS अगर कोड आप यूज़ करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अगर आप मेरा ये प्लस सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हो और मेरा कोड है RSUS, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले कि बिल्कुल आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप कभी भी कहीं भी हमारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, हम लोग कंटेंट पे कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्विज होगा, वीकली टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा। साथ साथ हम आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कैसे आपको सिंगल या डबल डिजिट रैंक लेकर के आना है। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और इसके साथ साथ हम आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और जो नए नए क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, वो सब प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा, एक पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा। ओके बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिमिट्स यूजिंग ग्राफ के हेल्प से हम लिमिट कैसे निकालें। लिमिट क्या है, लिमिट का बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। ये मेरा जो है वो लेक्चर, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था ऑलरेडी यूट्यूब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो सेम चैनल पे। तो मैंने फर्स्ट जो क्लास लिया था वो फंक्शन पे लिया था, तो देख लेना कि एक्चुअली मैंने फंक्शन इसलिए पढ़ाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बेसिक्स वीक होता है। तो आप वो सेशन अटेंड कर लेना ज़रूर, जिससे आप एक बार रिफ़्रेश हो जाओ। उसके साथ साथ मैंने ग्राफ्स के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था। और क्योंकि गेट एंड ईएस में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैंने उतने ही ग्राफ्स बताए थे आपको जितने ग्राफ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो है, फिर मैंने टॉपिक लिया था डेफिनिट इंटीग्रल पे मैंने एक स्मॉल लेक्चर लिया था 1.5 आवर का, आप वो भी देख लेना एक बार। और जो मैंने फोर्थ टॉपिक मैंने लिया था वो था इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, राइट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये मेरा फोर्थ टॉपिक था। और आज मैं लेक्चर नंबर 5 ले रहा हूँ। ये है लेक्चर नंबर 5 और ये है लिमिट्स। यह लिमिट्स बहुत ही पावरफुल टॉपिक है।
ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो सारे इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ईसी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इवन जो स्टूडेंट्स आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र सीटी या स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके लिए ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिमिट क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव हुआ होगा, इसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद हम प्रॉब्लम पे जाएंगे। ठीक है, ओके। चलो तो हम बिल्कुल आराम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, बेसिक्स में जाते हैं हम। फर्स्ट देखो मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, एंड f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर है 4। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या x इज इक्वल्स टू 2 आपने लिखा, जब x इज इक्वल्स टू 2 रखा तो f ऑफ 2 4 हो गया। तो जब मैंने लिखा x टेंड्स टू लिमिट, तो क्या ये भी वैल्यू 4 होगा ना? क्या ये वैल्यू 4 होगा, यस या नो? इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इट मीन्स मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या x टेंड्स टू 2 लिमिट ही क्या x इज इक्वल्स टू 2 होता है? ठीक है, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? तो फर्स्ट हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप समझे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या x टेंड्स टू 2 लिमिट एंड x इज इक्वल्स टू 2, क्या ये सेम कॉन्सेप्ट है, क्या वैल्यू सेम आएगा, करेक्ट? तो चलो हम फर्स्ट इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए यहां भी जस्ट हमने क्या लिया था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स हम लोग बेसिकली इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं कि x टेंड्स टू 2 लिमिट एंड x इज इक्वल्स टू 2। अगर सपोज इसका आउटपुट हमें a आ रहा है और इसका आउटपुट अगर हमें b आ रहा है, तो क्या a इज इक्वल्स टू b होगा, ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम बेसिकली हम ये क्या देख रहे हैं कि व्हाट डज अ फंक्शन डू as the variable approaches a given what does a function do as the variable approaches a given value? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। चलो तो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 का क्या मीनिंग है, x टेंड्स टू 2 का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है कि x is approaching to 2, then fx is approaching towards करेक्ट। ये हम सर्च कर रहे हैं कि जब x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, x का मतलब है इनपुट और fx का मतलब है आउटपुट, तो जब x 2 की तरफ जा रहा है तो आउटपुट क्या होगा, fx का मतलब क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। तो जब x 2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये इन्वेस्टिगेट करें कि क्या x इज इक्वल टू 2 और x टेंड्स टू 2 क्या दोनों सेम है, ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है,
ये हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, और यहाँ पे आप f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अच्छा, x टेंस टू 2 है तो ड्रॉ एक वन नंबर लाइन, ये है 2, ये है 0 और ये क्या है बच्चों 4 है। तो आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो x टेंस टू 2 का मतलब है कि आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। तो आप 2 की तरफ जो है x टेंस टू 2 का मीनिंग क्या है कि आप 2 की तरफ माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच कर रहे हो, एज वेल एज आप 2 की तरफ प्लस इन्फिनिटी से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो x टेंस टू 2 मीन्स ठीक है, मीन्स we are approaching towards 2 from minus infinity and from plus infinity, ठीक है। we are approaching towards t2 from minus infinity and from plus infinity, ओके। तो जब आप 2 की तरफ अप्रोच करोगे तो देखो क्या होगा। तो 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो 2 से जो नियरेस्ट स्टेशंस है, 2 से जो नियरेस्ट स्टेशंस है वो क्या क्या पॉसिबल है। तो ये 0 है तो फिर 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 1.5 आएगा, तो 1.5 पॉसिबल है। देन तो अगर तुम यहाँ पे 1.5 वैल्यू रखते हो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो ये f ऑफ x आएगा 2.25 आएगा। सिमिलरली अगर तुम 1.6 रखते हो, 1.5 के बाद क्या आएगा 1.6 आएगा, ठीक है। तो 1.6 रखते हो तो ये 2.56 आएगा। और जब तुम 1.7 रखते हो ना, आपको आप 2 की तरफ जा रहे हो तो 2.89 वैल्यू आ रहा है। और जब आप 1.8 रख रहे हो तो ये 3.24 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और जब आप 1. इसी तरह से 9, इसी तरह से 99 है ना, और बिल्कुल 2 के आसपास, तो सपोज ये हो जाएगा 1.9999 अगर रखोगे तो ये वैल्यू जो आएगा 3.996 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और जो कि अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 4 हो जाएगा, लगभग ये 4 के आसपास आ रहा है ना। तो ये कब होगा कि when है ना, दिस टेबल इज पॉसिबल when x is approaching towards जब x 2 की तरफ when x is approaching towards 2। अच्छा, अब 2 from where, from left side, लेफ्ट साइड को बेस्ट है आप लिख दो कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, ओके। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जब तुम 4 से 2 की तरफ अप्रोच करोगे, तो जब तुम 4 से 2 की तरफ अप्रोच करोगे तो फिर टेबल क्या आएगा। तो जब तुम 4 से 2 की तरफ अप्रोच करोगे तो टेबल कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टेबल। जब आप 4 से 2 की तरफ आ रहे हो तो क्या क्या स्टेशंस आ सकते हैं। तो मैं भी एक टेबल बना लेता हूँ और इस पर रिसर्च करता हूँ। तो लगभग इसके आसपास जो आएगा वो 2.3 आएगा, देन 2.2 आएगा, है ना, 2.2 आएगा। इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे x ले और यहाँ पे हमने f ऑफ, तो जब तुम 2.3 रखोगे, जब तुम 2.2 रखोगे, करेक्ट, 2.2 रखोगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पे 2.1 रखोगे, फिर तुम तुम्हें 2 की तरफ जाना है ना, तो 2.2, फिर 2.01, फिर 2.01 और सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगा से 2. जब 0.001 रखोगे तो वैल्यू जो आएगा वो 4.0004 आएगा। ये लगभग 4.004 आएगा और ये आएगा 4.04 के आसपास 2.1 पे, ठीक है, ये 4.4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो 4.004 का मतलब है कि लगभग ये जो 4.4
0.0004 आया, वो लगभग 4 के इक्वल आ रहा है, वो लगभग 4 के इक्वल आ रहा है, करेक्ट है ना? ये लगभग ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ मैसेज दे रहा है, इसका मतलब है कि जब हम माइनस इन्फिनिटी से 2 की तरफ आ रहे हैं तभी जो वैल्यू आ रहा है वो 4 आ रहा है, और जब हम प्लस इन्फिनिटी से 2 की तरफ आ रहे हैं तब भी वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना? इसका मतलब है कि जब हम माइनस इन्फिनिटी से 2 की तरफ आ रहे हैं ना, तो इसे हम लिखेंगे x टेंस टू 2 माइनस लिमिट, तो वैल्यू 4 आ रहा है। और जब हम प्लस इन्फिनिटी से 2 की तरफ आ रहे हैं तब भी, है ना, जब हम प्लस इन्फिनिटी से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जिसको हम लिखते हैं x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, हियर x इज, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव साइड, हियर x इज फ्रॉम पॉजिटिव, फ्रॉम इन्फिनिटी साइड, प्लस इन्फिनिटी साइड, हियर x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी साइड, देन ऑल्सो द वैल्यू इज 2, देन द वैल्यू इज 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये तो f ऑफ 2 के वैल्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं कि यस, क्योंकि x टेंड्स टू 2 प्लस, है ना, जिसको हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, एंड x टेंड्स टू 2 माइनस, जिसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लिख सकते हैं यस लिमिट एग्जिस्ट, तो ये कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ओके। बट अभी भी एक चीज इसमें क्लियर नहीं हुआ कि सर ये लिमिट का क्या मतलब है और ये लिमिट हम पढ़ क्यों रहे हैं। चलो ये आपने तो बताया मुझे, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम में x टेंस टू 2 प्लस या x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, या x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इस प्रॉब्लम में ये भी a आ रहा है और ये भी a आ रहा है और ये भी a आ रहा है, करेक्ट। बट है ना, दिस इज और से हम ऐसा लिख सकते हैं कि तो यार ऐसा भी हो सकता है कि x टेंस टू 2 प्लस का वैल्यू f ऑफ x, ऐसा भी हो सकता है x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x के इक्वल हो जाए, या नहीं भी इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इक्वल है, नहीं भी इक्वल है ना। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेरिएबल जो है एक गिवन वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो fx किधर जा रहा है, फंक्शन किधर जा रहा है, करेक्ट। सो इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इन्वेस्टिगेट किया कि ये इक्वल हो भी सकता है और ये इक्वल नहीं भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा ग्राफिकली देखें, सेम प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा ग्राफिकली देखें, तो वी नो कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इज अ पैराबोला, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये पैराबोला होता है, ऐसा कुछ होता है, करेक्ट, ये ग्राफ ऐसा पैराबोला होता है। और 2 का पोजीशन कहाँ होगा एग्जैक्टली 2, सपोज समवेयर यहाँ पे है, ये 2 है, और तुम 2 पे लिमिट चेक करो, ये है 0, ये प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी एज वेल एज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। सो जब तुम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, तो वो वैल्यू हम लिखते हैं f ऑफ 2 माइनस, इसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड। बट जब आप प्लस इन्फिनिटी मीन्स कहीं ना कहीं इधर से आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, है ना, तो इसको हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो इसके बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, ठीक है, जो आउटपुट 2 पे आ रहा है वही लेफ्ट एंड राइट पे भी आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यस यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा।
इसका मतलब है कि लिमिट जो है, लिमिट को हम कुछ ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं, लिमिट को हम कुछ ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे सपोज ये आपका कॉलेज है और इस कॉलेज में जो आपका लेक्चर है तो सपोज सुबह 8 AM में, 8 AM में आपका कॉलेज का लेक्चर है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर ये 8 AM है, देखिए हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाँ, कि अगर लेक्चर जो है वो 8 AM में है तो ऐसा हो सकता है कि आप 15 मिनट्स पहले रीच कर जाओ, 7:45 AM, और ऐसा हो सकता है कि लेक्चर में आप 15 मिनट लेट पहुंचो, 8:15 AM। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन से अगर हम मिलाएं तो ये था हमारा A, तो ये A से ग्रेटर है जिसको हम A प्लस बोल रहे हैं, और ये A से लेसर है जिसको हम A माइनस बोल रहे हैं। तो अगर तुम 7:45 में आते हो या 8:15 में आते हो तो आउटपुट क्या आ रहा है, वही आउटपुट आ रहा है जो 8 AM का आउटपुट आ रहा है, मीन्स x इज इक्वल्स टू A का आउटपुट हो रहा है, जैसे पिछले केस में हुआ 2 पे, 2 प्लस पे एंड 2 माइनस पे आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं कि जो आउटपुट लेफ्ट साइड में आ रहा है वही आउटपुट राइट साइड में आ रहा है। तो अगर ये A है, ये A माइनस है, तो ये क्या होगा, A प्लस होगा, A प्लस में होगा, ठीक है। तो इट मीन्स इफ आउटपुट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल का मतलब है कि यू आर अटेंडिंग द सेम लेक्चर जो 8 AM का लेक्चर था, मीन्स इससे लेफ्ट और इससे राइट अगर दोनों आउटपुट इक्वल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिमिट में हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू A, एट x इज इक्वल्स टू A, जब x टेंस टू A माइनस का आउटपुट से f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टेंस टू A प्लस का आउटपुट, ये x अप्रोचेस टू A माइनस x अप्रोचेस टू A प्लस, ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो आउटपुट हमें 7:45 पे मिल रहा है वही आउटपुट अगर हम 8:15 AM में मिलेगा तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये लिमिट जो है, ये तो बात है कि भाई इसका मतलब है कि लिमिट क्या है कि एक रेंज हमें प्रोवाइड होता है और उस रेंज में अगर हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और उससे लेफ्ट राइट देखते हैं तो उस लेफ्ट राइट पे आउटपुट अगर इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यस उस पॉइंट पे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम उसको अगर हम आम तौर के भाषा में बोले तो लिमिट क्या है कि हम लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई जो लेक्चर का टाइमिंग है सुबह 8 बजे है तो 15 मिनट लेट या 15 मिनट पहले आया तो चलेगा, लेकिन अगर 8:15 की जगह अगर 8:45 में आया या 7:45 AM की जगह पे 6 AM में आया तो वो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने एक रेंज जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, करेक्ट। तो हमने जो रेंज प्रोवाइड किया है वही हमारा क्या है, लिमिट है। तो फंक्शन के लिए भी लिमिट एसेंशियल है। कैसे, देखो तो देखो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। नॉर्मली हम लिमिट के क्वेश्चंस कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ करते हैं, उस पर हम इन्वेस्टिगेट करें। देखिए सपोज यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 है, ठीक है। f ऑफ x इज 1/x माइनस 1 है। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तब तो f ऑफ 1/1 माइनस 1, तब तो ये वैल्यू 1/0, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर f ऑफ 1 इन्फिनिटी आ रहा है तब तो पिछले लॉजिक से x टेंड्स टू 1 प्लस भी क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 अगर वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 प्लस का मतलब है कि आप प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। तो जब अप्रोच करो इसका मतलब है कि तुम फंक्शन का नेचर चेक करो, फंक्शन का बिहेवियर चेक करो। तो जब प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहे हो तो सपोज जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा
जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा वो 1 से ग्रेटर मिलेगा, लाइक 1.1 मिलेगा या 1.2 मिलेगा, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी हमें मिलेगा वो 1 प्लस एच मिलेगा। एच क्या है? एच इज़ अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, तो ये 1.1 हो सकता है, ये 1.2 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, ये 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये कैंसिल होकर के वैल्यू क्या दे देगा? 1 प्लस एच दे देगा। ये कैंसिल होकर के वैल्यू क्या देगा बच्चों? 1 प्लस एच दे देगा। लेकिन जब भी तुम एच यूज़ करते हो ना, तो ये समझ में आना चाहिए कि एच एक ऐसा नंबर है वो जो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, मीन्स बहुत ही छोटा नंबर है। तो 1 बाई एच, 1 बाई एच, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 1 बाई एच आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम x टेंड्स टू 1 माइनस लेते हैं, x टेंड्स टू 1 माइनस लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 1 माइनस का मतलब है कि हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इधर से माइनस इन्फिनिटी से, ये 1 माइनस एच आएगा। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस एच माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ रहा है? माइनस ऑफ 1 बाई एच, करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि इस पे प्लस 1 बाई एच आ रहा है, और इस पे हमने क्या देखा? इस पे माइनस 1 बाई एच आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि लिमिट 1 पे तभी एग्जिस्ट करेगा जब साइन भी इक्वल होगा एंड मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। जब साइन भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस का जो आउटपुट है वो f ऑफ 1 प्लस के आउटपुट के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डज नॉट exist, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि अगर तुम ग्राफिकली जाओगे ना, तो इस ये मैसेज क्या दे रहा है कि ये अगर 1 है, अगर तुम ग्राफिकली जाओगे तो 1 प्लस एच मीन्स 1 प्लस एक्स, तो 1 बाई एक्स, तो तुम किधर अप्रोच कर रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और 1 माइनस में तुम किधर अप्रोच कर रहे हो? तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो तुम दोनों सेम डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हो, राइट। ये डाउन जा रहे हो, ये अप जा रहे हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या होगा? एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो वैल्यूज तो डिफरेंट हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन f ऑफ 1 क्या था? f ऑफ 1 इन्फिनिटी आ रहा था। क्यों? क्योंकि f ऑफ 1 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट था। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे f ऑफ 1 और f ऑफ 1 व्हेन x टेंडिंग टू +1 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होगा। साथ साथ लिमिट का कॉन्सेप्ट हम यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे फंक्शन एक सर्टेन पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा होता है, जैसे 1 पे यहाँ पे फेल होता है, ठीक है। तो 1/0 का फॉर्म, या 0/0 का फॉर्म, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, या 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। इसका मतलब है कि लिमिट में कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का यूज तो है, जहाँ क्योंकि यहाँ पे 1 रखने पे फंक्शन इन्फिनिटी हो जा रहा था, है ना। तो होता क्या था ना कि बहुत दिनों तक पहले जब इन्फिनिटी पिक्चर में जब नहीं आया था ना, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि यार 0/1 तो 0 हो जाता है, और 1/0 जो है वो हम क्या लिख देते हैं? इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये 1/0 इन्फिनिटी कैसे होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर ये 1/0 जो है ना, 1/0 को आप इन्फिनिटी कैसे लिखते हो, इसका क्या रीज़न होता होगा? तो देखो क्या होता है, मीन्स मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि y डिवीजन बाय 0 is not allowed. y division by 0 is not, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि हमें 1/0 के बहुत सारे केसेस आएंगे। तो जहाँ 1/0 के केसेस आएंगे, इसका मतलब है कि अगर वो एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन फेल हो रहा है, लेकिन 1 से लेफ्ट एंड 1 से राइट पे तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x टेंडिंग टू 1 या x अप्रोचेस टू 1, मीन्स जब कोई वेरिएबल 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है या कोई सर्टेन वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा
वो क्या है वही हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्या सर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड वाई डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, है ना। हम लिखते हैं कि 1/0 अनडिफाइंड हो गया। क्यों अनडिफाइंड हो गया ये हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 1/0 जो होता है 1/0 तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि इट इज नॉट अलाउड, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों, ठीक है। सेकंड, एक्चुअली होता क्या है कि जब तुम 0 से डिवाइड करते हो ना, किसी भी नंबर को जब तुम 0 से डिवाइड करते हो तो होता क्या है कि पूरा मैथमेटिकल थियरम जो है ना वो फेल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं ना, कुछ भी इलॉजिकल रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब तुम 0 से डिवाइड करते हो तो एक इलॉजिकल रिजल्ट मिलना लगता है। जैसे देखो कैसे, एक हम सिचुएशन लेते हैं कि गिवन a is equals to b when a and b both are positive। सपोज मान लो ये दिया हुआ है a is equals to b, तो अगर a and b दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करो 1 is equal to 2। अब यहाँ पे 1 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, तो इसे प्रूफ करना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि अगर हमें 1 is equals to 2 प्रूफ करना है, मीन्स a is equals to अगर हमें b प्रूफ करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a is equals to b है। अब आप दोनों साइड b मल्टीप्लाई कर दो तो ab is equals to क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसे फर्दर तुम क्या लिख सकते हो कि ab माइनस ऑफ b स्क्वायर, दोनों साइड तुम b स्क्वायर सॉरी ab माइनस, आप दोनों साइड जो है वो a स्क्वायर से माइनस कर दो, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम इसे फर्दर देखो यहाँ पे a कॉमन है ना, तो a को कॉमन निकालो तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए लिख सकते हैं। अब ये b माइनस ए और ये b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं b प्लस ए, और क्योंकि यहाँ पे गिवन है क्या गिवन है कि a का वैल्यू b के बराबर है, तो वैसे सिचुएशन में a इज इक्वल्स टू a प्लस ए लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2a हो गया, तब तो a और a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। अच्छा इतना ही नहीं, तो देखो 1 इज इक्वल्स टू 2 होता नहीं है इक्वल, 1 एक अलग नंबर है 2 एक अलग नंबर है, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 ये हमने प्रूफ किया है ना। अच्छा बिल्कुल एक ऐसा रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अच्छा थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाते हैं, तो चलिए थोड़ा हम और इसके डेप्थ में जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अभी ये जो आपने 1 इज इक्वल्स टू 2 निकाला ना, अब ऐसा करते हैं कि मैं दोनों साइड 1 से माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो इसका मतलब है कि इवन यहाँ पे 0 का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया, इसका मतलब कि 0 अगर 1 के इक्वल है तब तो अगर हम 0 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो 0 10 के इक्वल हो गया, तब तो यहाँ पे 0 10 का इक्वल हो गया, है ना 0 10 के इक्वल हो गया। अच्छा तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 0 डिवाइड रहा होगा, तो जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ऐसा रिजल्ट आता है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, कि इलॉजिकल रिजल्ट आता है। ऐसा देखा गया है कि जब हम 0 से किसी भी नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जितने भी मैथमेटिकल थियरम्स है, फार्मूलाज है, लॉजिक्स है, वो सारे लॉजिक्स फार्मूला डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे लॉजिक फार्मूला डिस्टर्ब हो जाते हैं 0 से डिवाइड करने पे, मीन्स बिल्कुल एक ऐसा रिजल्ट आता है जो इररिलेवेंट रिजल्ट आता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है ना, समझ रहे हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो हम कह देते हैं कि अच्छा ये कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है जो पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ ऐसा वैल्यू आ गया जो पॉसिबल ही नहीं होगा, या फिर ये जो वैल्यू आ रहा है वो
दो तीन स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जो डिफाइंड ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम लिखते हैं इसे कि इफ वी डिवाइड अ नंबर, if we divide a number by 0, if we divide a number by 0, ठीक है, सो तो क्या होता है, तो उसके कारण कंप्लीट मैथमेटिकल लॉजिक कोलैप्सेस। कंप्लीट मैथमेटिकल लॉजिक कोलैप्सेस, एंड दैट्स वाई हम क्या लिख देते हैं कि 1/0 एक ऐसा रिजल्ट है जो हमारे स्कोप से बाहर है, और वो क्या है, वो है इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी का मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके चलो, तो दैट्स वाई डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि डिवीजन बाय 0 करते हो तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल लॉजिक्स हैं यहाँ पे, है ना। लिमिट जो है एक ऐसा टॉपिक है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो लॉजिक डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अब ऐसा भी लिख सकते हैं, अच्छा कहीं कहीं हमने आपने पढ़ा होगा कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना, बहुत 1 टू द पावर इन्फिनिटी, जैसे 1 का पावर 0 1 हो जाता है, 1 का पावर 0 1 हो जाता है। तो ये 1 रेज टू इन्फिनिटी, ये 1 क्यों नहीं होता है ना। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाइल्डहुड से, कि एनीथिंग रेज टू 0 1 हो जाता है, बट एनीथिंग रेज टू इन्फिनिटी 1 क्यों नहीं होता है ना। वाई, ठीक है, वाई 1 रेज टू इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल्स टू 1, वाई 1 रेज टू इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसमें ऐसे लिमिट्स में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो अभी भी हमारा क्लियर नहीं है, एक्चुअली क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, एक डायरेक्शन में आपको ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ नयापन लाने का कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक में। देखिए यहाँ पे, अब ये जो 1 रेज टू इन्फिनिटी जो 1 आया ना, ये इक्वल नहीं है, हम जानते हैं, इट इज नॉट इक्वल, बट 1 रेज टू 0 इज 1, ये कैसे लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं। आंसर, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा है ना कि अमाउंट ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस 1 अपॉन सपोज हम ले लेते हैं आर रेज टू ए इज इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसा करो, एक ऐसा फंक्शन लो, ठीक है, मैं एक सिंपल एक फंक्शन ले लेता हूँ डायरेक्ट। सपोज एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्या है, x। ठीक है, मैंने एक फंक्शन ले लिया। तो इस तरह के फंक्शंस तुमने देखा होगा अर्थमेटिक्स वगैरह में, जैसे मैंने लिखा था कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम यूज़ करते हो ना अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता हूँ, हमें 1 का पावर इन्फिनिटी तक जाना है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल ले लिया, ठीक है, ये x ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने f ऑफ x ले लिया। तो जब तुम x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 बाई 0 जाएगा, 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, 1 बाई 100 क्या होगा 0.01, और उस पर फिर तुम 1 ऐड कर रहे हो तो 1.01 रेज टू क्या हो जाएगा 100, रेज टू 100 हो जाएगा। तो जब तुम इसको कैलकुलेटर में निकालोगे ना, मैंने ऑलरेडी निकाला है, तुम इसको कैलकुलेटर में निकालो तो ये 2.7481 के आसपास है। ठीक है, फिर जब तुम 1000 रखते हो, या फिर चलो 10,000 रखते हो, 10,000 रख, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.0001 का पावर 1 2 3 4। तो वैल्यू क्या आ रहा है 2.71814। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी रखते,
x का वैल्यू इन्फिनिटी रख दे, तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस 1 का पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी रेज टू इन्फिनिटी, तब तो ये आ गया 1 प्लस 0 रेज टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये आ गया 1 का पावर इन्फिनिटी आ गया। तब तो हमने क्या देखा कि जब हमने x का पावर 10,000 रखा था तो 2.7 वैल्यू आ रहा था, तो इन्फिनिटी जब मैंने रखा तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगा ना वो तो इसके कहीं आसपास आएगा ना। आप देख सकते हो 100 रखा है आपने तो 2.74 आया, 10,000 रखा है आपने तो 2.7 आएगा, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आया होगा ये तो इसके आसपास आएगा ना। और ये इसका मतलब है कि ये 2.71 ये जाना पहचाना वैल्यू लग रहा है, ये ई होता है राइट, ये ई होता है, ई का वैल्यू क्या होता है 2.71, इसका मतलब कि क्या ई इज इक्वल टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी होगा, है ना। इसका मतलब है कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो ई के इक्वल हो जाता है, और ये इक्वल क्या है 2.71, ये 828 और ये एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो फिर इस लॉजिक से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 का पावर इन्फिनिटी जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 रेज टू इन्फिनिटी को हम 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरह के जो लॉजिक्स है ना ये हमारे क्लियर नहीं होते हैं, है ना। हमने स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में क्या किया था, सिर्फ पढ़ लिया था कि अच्छा 1 रेज टू इन्फिनिटी जो है 1 रेज टू इन्फिनिटी जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, या 1 रेज टू इन्फिनिटी को हम 1 नहीं लिख सकते हैं, ये अनडिफाइंड टर्म है। क्यों, उसका लॉजिक मैंने तुम्हें दिखा दिया कि 1 रेज टू इन्फिनिटी को हम 1 नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन है कि सर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जो वैल्यू है 2.7182, तो फिर अनडिफाइंड क्यों लिखते हैं, अनडिफाइंड क्यों लिखते हैं? तो अनडिफाइंड इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2 रेज टू 0 होता है 1, 3 रेज टू 0 होता है 1, तो एनीथिंग रेज टू, ठीक है। उसी तरह से 1 रेज टू 0 भी क्या होता है 1, तो 1 रेज टू इन्फिनिटी अगर ई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमारे लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, करेक्ट। 1 रेज टू 0 अगर 1 आ गया तो 1 रेज टू इन्फिनिटी भी 1 ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 रेज टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो क्योंकि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों का आउटपुट अलग अलग है, तो हम इसे क्या लिख देते हैं कि ये एक ऐसा वैल्यू आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एंड दैट्स वाई हम क्या लिख देते हैं कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, एक अनडिफाइंड फॉर्म होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आ रहा है वो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आ रही है बात समझ में? ओके सर, फाइन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सर हमने लिमिट्स में ये भी तुमने पढ़ा था, देखो हमने ये भी पढ़ा था कि 0y 0 रेज टू 0 इज अनडिफाइंड, y 0 रेज टू 0 y 0 रेज टू 0 इज अनडिफाइंड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये भी देखो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये सब हमें लिमिट्स में देखना है। तो y 0 रेज टू 0 इज अनडिफाइंड, चलो तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखो बच्चों हमें ये पता है कि 2 रेज टू 3 क्या होता है, तो 2 रेज टू 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 होता है, करेक्ट। अच्छा 2 रेज टू अगर मैंने 2 निकाला तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये 4 हो जाता है। अच्छा 2 रेज टू 0 अगर मैंने निकाला तो ये वैल्यू हो जाता है 1। अच्छा 2 रेज टू माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 रेज टू 0 जो है ना यहाँ पे यहीं पे एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कि 2 रेज टू 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 रेज टू 2 को 2 का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अच्छा 2 रेज टू 0 का मतलब क्या है, क्या 2 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो उसका मीनिंग क्या है, करेक्ट। 2 रेज टू 0 है क्या इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, 2 रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है, तो तुमने बस पढ़ लिया होगा कि अच्छा 2 रेज टू 0 का वैल्यू या एनीथिंग रेज टू 0 का वैल्यू 1 हो जाता है,
लेकिन उसका कहीं कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तुम्हें, उसका तुम्हें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो 2⁻0 ये 1 कैसे लिखा? क्या 2⁻2 का मतलब है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2⁻3 मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये और ये करेक्ट है तब तो इस लॉजिक से हमें क्या लिखना चाहिए कि 2 को हम 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। लेकिन वैल्यू क्या है? वैल्यू तो 1 आता है इसका। तो फिर कुछ और लॉजिक होगा इसमें। तो और लॉजिक क्या हो सकता है भाई? और लॉजिक अगर थोड़ा सा हम इसको डेप्थ में पढ़ें तो हमें एक और लॉजिक दिखेगा कि अगर हमने 8 को 4 से डिवाइड किया, मीन्स अगर हमने 8 को 4 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये वैल्यू 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और भी मिसिंग है, मैं पहले वो मिसिंग टर्म लिख लेता हूँ। तो अगर मैंने एक मिनट, ये देखिए, ये मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2⁻1 लिखा तो 2 को मैंने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ रहा है। तो जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो उसी तरह से अगर हम 2⁻0 लिखते हैं, 2 टू द पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो 2 टू द पावर 0 को 2 इंटू 0 नहीं लिखते हो, क्यों? तो 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो अगेन, है ना, 8 को तुमने 4 से डिवाइड किया तो 2 आ रहा है, फिर 4 को तुमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आ रहा है। अब क्या करोगे? अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? तो ये जो वैल्यू आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो इसका मतलब होगा अब हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे 2 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2⁻1, एक मिनट, हाँ, 4, ये 2 आया ना, ये 2 आया। तो अब अगेन हमें 8/4 2 आ रहा था, 4/2 हमारा 2 आ रहा था, तो फिर अगेन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब 2/2 क्या होगा? 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2⁻0 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली ऐसा डिवाइड करते हुए, या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं और अरेंज करके लिखता हूँ। एक मिनट देखिए, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ, अभी रुक जाइए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए, ये 8 है ना, 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 4 आ जा रहा है। ठीक है, अब ये 4 कैसे आ रहा होगा? ये 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ये क्या आएगा? 2 आएगा। अब इस 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास 2⁻1 है, 2⁻1 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर, इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा? तो हम हर एक नंबर को क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके बाद 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बिल्कुल ये लॉजिक सटीक बैठ रहा है, क्योंकि 2⁻0 का मतलब क्या है? 2 इंटू 0 तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड रहा होगा कुछ और रहा होगा। 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 is not a proof, not a proof at all, it's a definition, it's a definition। इसका प्रूफ अवेलेबल नहीं है, इसको डेफिनेशन के तौर में रखना है। अच्छा, तो उसी तरह से अगर हम अच्छा, अगर हम ये देखें, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ क्या आएगा? तो y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है? ये कुछ ग्राफ होता है ना, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2⁻x का ग्राफ है, जो कि पास हो रहा है 0,1 से पास हो रहा है, 2⁻x 0,1 से पास हो रहा है। ठीक है,
तो ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है, जो कि तुम्हें दिख भी रहा है। पहले हाफ वैल्यू आया है, फिर 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 8 आया है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये तो था y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ, तो व्हाट इज y इज इक्वल टू x टू द पावर 0 का ग्राफ, y इज इक्वल टू x रेज टू 0 का ग्राफ। तो इसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करें कि अभी हमने देखा y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इसका ग्राफ जो आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, x ओरिजिन y, ये ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये y इज इक्वल टू x टू द पावर 0 का ग्राफ क्या होगा? तो y इज इक्वल टू x रेज टू 0, ये 1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x के पैरेलल हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा ओरिजिन, और ये हो जाएगा y, तो ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा कि सर अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दे, इसमें अगर हम x का जगह पे 0 पुट कर दे, तब तो ये 0 रेज टू 0 आ जाएगा। तब तो क्या ये 0 रेज टू 0 को हम 1 लिख सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या 0 रेज टू 0 को हम 1 लिख सकते हैं? तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर हम जैसे y इज इक्वल टू 0 रेज टू x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो 0 रेज टू x का ग्राफ, तो x का वैल्यू अगर तुम देखो, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, x का वैल्यू अगर तुम 3 लेते हो तब भी वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू 3 लेते हो तब भी y का वैल्यू 0 ही आ रहा है, तो ये पॉइंट आएगा। x का वैल्यू अगर तुम 2 लेते हो तभी तुम्हें यही वैल्यू आएगा। x का वैल्यू अगर तुम 0.5 लेते हो तभी तुम्हें यही वैल्यू आएगा। इवन x का वैल्यू तुम -1 लेते हो तब भी यही वैल्यू आएगा, करेक्ट। और x का वैल्यू अगर तुम 0 लेते हो तब तो ये क्या आएगा? 0 आना चाहिए। बट इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें, तब ये 0 रेज टू 0, ये क्या आना चाहिए? ये वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आना चाहिए, है ना। तो इस ग्राफ से अगर हम जाएं तो यहाँ पे 0 का पावर 0 का वैल्यू 0 आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम इस लॉजिक से जाएं तो यहाँ पे 0 का पावर 0 का वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अगर ये नहीं पॉसिबल है तो ये नहीं पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब है कि क्या ये तो अगर ये लॉजिक नहीं पॉसिबल है तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा। तो अगर दोनों लॉजिक पॉसिबल है तब तो दो अलग, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया ना, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 का पावर जो है, 0 का पावर 0 ये आ रहा है 1, एंड 0 का पावर 0 ये आ रहा है 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दैट्स वाई हम लिखते हैं, दैट्स वाई 0 का पावर 0 इज अनडिफाइंड, 0 का पावर 0 इज अनडिफाइंड। दैट्स वाई 0 का पावर 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आप अगर प्रीवियस स्लाइड्स में देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि क्यों लिमिट क्या है, ठीक है। x टेंस टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2 का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि लिमिट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिमिट नॉर्मली जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस के पोजीशन में होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 ले तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, लेकिन अगर x टेंड्स टू 1 ले या x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब लिमिट की हेल्प से हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। अच्छा, बहुत जगह हमने देखा है कि लिमिट्स में हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं 1/0, तो 1/0 के प्लेस पे इन्फिनिटी रखते हैं। वो क्यों लिखते हैं उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया तुम्हें, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि 1 का पावर 0 1 होता है, लेकिन 1 का पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होता है। उसका क्या रीज़न है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। 0 जो है 0 अनडिफाइंड है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे अगर 0 है,
तो अगर 0 अनडिफाइंड है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी रेज टू इन्फिनिटी भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब क्यों अनडिफाइंड होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आता है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, अनडिफाइंड। तो अब क्वेश्चन ये कि सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या रहा होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या रहा होगा। तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी करे तो ये क्या रहा होगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी अगर करते हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लो ये कोई क्वेश्चन है, लिमिट अंडर रूट ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर है x। अब अगर x का वैल्यू तुमने इन्फिनिटी रख दिया तब तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पावर क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम ये देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाले तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। मीन्स यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ रहे हैं। तो अगर डिग्री 2 है तो 3 टर्म्स आ रहे हैं। उसी तरह से अगर मैंने a माइनस बी का होल क्यू निकाला तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होगा बी क्यू। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम a का वैल्यू इन्फिनिटी रख दे एंड b का वैल्यू इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी कर दे तो कितने टर्म्स आ जाएंगे, कितने टर्म्स आ जाएंगे, इन्फिनिटी टर्म्स आ जाएंगे। करेक्ट, इन्फिनिटी प्लस 1 टर्म्स आ जाएंगे। इसका मतलब है ये एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है जो कि अनडिफाइंड है, ये एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। करेक्ट, तो अब तुम्हें एक सेंस आया होगा कि ठीक है 0/0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 0/0 ये अनडिफाइंड है। अच्छा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है, 1 रेज टू इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है। उसके बाद इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी भी देखा आपने, एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रेज टू इन्फिनिटी देखा। तो यहाँ पे हर जगह इन्फिनिटी 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 आ रहा है ना। तो ये इन्फिनिटी क्या है और इन्फिनिटी का यूज़ क्या है। करेक्ट, इन्फिनिटी का क्या यूज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, इन्फिनिटी का इन्वेंशन। देखो इन्फिनिटी का इन्वेंशन हुआ कैसे, इस पे थोड़ा सा मैं इसके थोड़ा डेप्थ में जाने का कोशिश करूँगा। ये इन्फिनिटी का इन्वेंशन कैसे हुआ या इन्फिनिटी पिक्चर में आया कैसे, ठीक है। तो इसको तुम समझने का प्रयास करना, इन्फिनिटी का क्या लॉजिक है इसको तुम समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी क्या है, जैसे मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। करेक्ट। अच्छा, मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो हम एरिया ऑफ सर्कल क्या जानते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर जानते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैलकुलस मेथड है, कैलकुलस के हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर आ सकता है इंटीग्रेशन मेथड से। बट पहले क्या था ना कि पहले वो मेथड था नहीं, तो उन्होंने क्या लॉजिक अपनाया कि अगर हम ये सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो अगर इस सर्कल को 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, ये देखिए ये यहाँ से ये यहाँ से ये, ठीक है। मीन्स इसको हम ऐसे 4 भाग में, 4 हिस्सों में इसको चॉप कर दें, इसको 4 भागों में हम कट कर दें, ठीक है। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सर्कल का स्लाइस कर रहा हूँ 4 पार्ट्स में, और फिर 4 पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करें कैसे, 1 2 देन यहाँ में, देन 3 एंड 4, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ रहा है 1 2 देन 3 देन, ठीक है।
और ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ये मैंने पाई आर लिया, और ये जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ ये आर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका टोटल सरकमफेरेंस क्या है, पाई आर। तो इसको जब ऐसे ओपन करोगे ना, ऐसे ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो उसका लेंथ आएगा, ब्रेड्थ आ जाएगा, तो पाई आर इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इवन अगर थोड़ा और एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको 10 पार्ट्स, 20 पार्ट्स, 30 पार्ट्स, 40 पार्ट्स, 50 पार्ट्स, इस तरह के अगर हम इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो इनफाइनाइट पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब हम इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, तो पॉइंट्स बहुत बहुत आपस में क्लोज आ जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम इसे इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कर्व दिख रहा है। क्यों कर्व दिख रहा है, क्योंकि ये गैप और ये गैप बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब आप इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये गैप बहुत बहुत कम हो जाएगा और तुम्हें एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिल जाएगा, तुम्हें एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो ये है आर और ये क्या है, पाई आर। ये है आर और ये क्या है, पाई आर। तो ये क्या है, ये है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। तो अगर हम पाई आर को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इस लेंथ को इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा। दैट इज पाई आर मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर मिल, पाई इंटू आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये कुछ मैसेज देना चाह रहा है। क्या मैसेज देना चाह रहा है कि जब तक इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था ना हमें, तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल ही नहीं पाते थे, है ना, या फिर कर्व सरफेसेस का एरिया नहीं निकाल पाते थे। तो वैसे केस में अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो तो उसका हमें एरिया इजीली से निकल जाता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर, ऐसे करके उसका एरिया निकाल लेते थे। लेकिन कर्व का एरिया निकालने के लिए इन्फिनिटी बहुत हेल्पफुल हुआ। क्या हुआ कि हम जहाँ भी कर्व दिया है, क्लोज्ड कर्व है, तो उसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उन सारे पार्ट्स को ऐसे खोलते हैं। तो जब हम खोलेंगे ना तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और फिर रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकाल देंगे तो वो सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन्फिनिटी पिक्चर में आया यो कि इन्फिनिटी के हेल्प से हम एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखोगे एवरीवेयर लिमिट में हम लोग क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी 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 यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ infinity, with the help of infinity we can find, with the help of infinity we can find area of circle, area of circle, and convert it to rectangle, and convert it into rectangle. Okay, so this is the thought process, behind लिमिट। इसका मतलब है कि जब हमने सर्कल को इनफाइनाइट पार्ट्स में चॉप कर दिया, कट कर दिया, और जब सारे पार्ट्स को एक हमने लिमिट में अगर हमने ऐसे अरेंज किया तो हमें क्या मिल जाता है, रेक्टेंगल मिल जाता है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो सर्कल के एरिया के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहां से इन्फिनिटी पिक्चर में आया, ठीक है। तो इवन इन्फिनिटी के हेल्प से थोड़ा और भी इसको डेप्थ में एनालाइज कर सकते हो। देखो कैसे, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा है कि ये है सर्कल, ये है सर्कल, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक हेक्सागन बनाता हूँ, 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक मिनट बच्चों, 1, देन ये हो जाएगा 2, 1 2
3 4, ये क्या है 5, ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये 5 है तो पेंटागन हो गया क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ पे n का वैल्यू, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 5 है, ये पेंटागन है। अच्छा अब इस तरह का पेंटागन जो है इस सर्कल के बाहर भी पॉसिबल है। इस तरह का पेंटागन तुम सर्कल के बाहर भी बना सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब क्या मैं करता हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्नर्स तुम्हें 5 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 5 दिख रहे हैं। तो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर भी पेंटागन पॉसिबल है एंड सर्कल के बाहर भी पेंटागन पॉसिबल है। तो अगर मैं n का वैल्यू इनिशियल यहाँ पे 5 था, लेकिन n का वैल्यू अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी कर दूं, n का वैल्यू 5 से अगर मैं n का वैल्यू इन्फिनिटी कर दूं, तो n का वैल्यू 5 से अगर मैं n का वैल्यू इन्फिनिटी कर दूं, तो वैसा केस में क्या होगा, हेक्सागन सॉरी पेंटागन ना, वैसे केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे केस में पेंटागन disappears and appears and circle appears, pentagon disappears and circle appears from both the side, circle appears from both the sides, appears from both side। ठीक है दोस्तों। अच्छा तो इसका मतलब है कि जब हमने n का वैल्यू इन्फिनिटी किया, देखो कितना पावरफुल है कि जब मैंने नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दिया, तो वैसे सिचुएशन में जो इनसाइड पेंटागन था और जो आउटसाइड पेंटागन था वो दोनों सेम ही आउटपुट दे रहा है ना, वो दोनों सेम आउटपुट दे रहा है, और वो आउटपुट क्या है, आउटपुट है सर्कल। इट मीन्स यू आर गेटिंग अ कॉमन आउटपुट। कब, जब n इन्फिनिटी हो गया तब, ठीक है। तो सेम उसी तरह से रेक्टेंगल में जब n इन्फिनिटी हो गया तो सारे स्मॉल पीसेस को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों पे अगर वैल्यू बराबर आ रहा है, कब, जब n का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया तब, तो हमें क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। सर्कल मीन्स दोनों का आउटपुट अगर इक्वल है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये पेंटागन इस सर्कल के अंदर है तो इसे हम लिखते हैं कि ये उस सर्कल के लेफ्ट साइड में है, और ये जो है आउटसाइड ये सर्कल के राइट साइड में है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि यस, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है ना, जो हमने सोचा था कि इससे लेफ्ट और इससे राइट दोनों पे आउटपुट यही आना चाहिए एंड वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके तो देखो इसमें मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए तुम्हें, बहुत अच्छे बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ शेयर कर लूँ आपके साथ। कुछ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, आपने सुना है क्योंकि ये जो क्लास चल रहा है ना, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ठीक है, और ये इस पे मैं यूट्यूब पे बेसिक कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस कवर करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन है। आपने देखा कि लिमिट में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं,
मेरा आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे आपने देखा होगा। तो हमें टॉपिक को पढ़ाने के लिए टाइम बहुत लगता है, टाइम चाहिए। जब तक टाइम नहीं दोगे ना तब तक टॉपिक को आप इनोवेट नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम टॉपिक इनोवेट नहीं करोगे ना तब तक वहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तुम्हें मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और प्लस कोर्स अगर ज्वाइन कर देते हो तो फिर टाइम का लिमिटेशन हमारा ख़त्म हो जाता है, और हम हर एक चैप्टर को हम बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर को हम बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का डेप्थ इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हमारा फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे, हाउ एंड वाई क्यों होता है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करना पड़ेगा, और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा चैप्टर वाइज। उसके साथ साथ हमें ट्रिक्स भी, शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखना पड़ेगा, शॉर्टकट ट्रिक्स कि कैसे क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसके साथ साथ नए क्वेश्चंस, जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं, न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस, तो हमें ऐसे भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा जिससे हम नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लगेगा आपको लगेगा मोटिवेशन, लगेगा हमारी तरफ से मोटिवेशन। तो अगर हम ये ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्चों प्लस कोर्स तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, और प्लस कोर्स का फीस है क्या, बहुत ही कम है, ₹22,500 फीस है। ठीक है, उस पर भी अगर तुमने मेरा ये कोड यूज़ किया RSUS तो तुम्हें 10% का उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये फीस बहुत ही कम हो जाएगा। आप पर मंथ भी अगर आप देखोगे तो ₹1,800 के आसपास आता है, जो कि बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन इससे गेन बहुत होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारे मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, उससे तुम्हारे एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो जाएंगे, मशीन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल साइंस, राइट, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो तुम सोचो कि कोई फैकल्टी सिर्फ एक सब्जेक्ट, है ना, कोई फैकल्टी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो ये 1 CR अर्न करता है, एक सब्जेक्ट पढ़ा करके 1 CR अर्न करता है। तो अगर तुम ये सारे सब्जेक्ट अगर अच्छे से सीख लेते हो तो आप समझ सकते हो कि आपका इनकम क्या होगा, है ना। तो इस पर 22,500 कुछ भी नहीं है, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होगा ना, बाद में आपके पास पैसा रहेगा लेकिन आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, है ना। अभी आपके पास क्या है, आपके पास टाइम है लेकिन आप पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हो, आप पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हो, किसी भी तरह से मैनेज करना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, आप आई नो कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट मिल जाता है आपको पढ़ाने वाला, जो 20 ईयर से 25-30 ईयर से पढ़ा रहा है, तो आपका एफर्ट तो है ही, प्लस उसका एफर्ट जब मिल जाएगा तो आप डेफिनेटली आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। बट वो लाने के लिए ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, स्मॉल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको 10-15 करोड़ अर्न करना है तो उसके रिस्पेक्ट में ये तो बहुत ही स्मॉल हो गया ना, ये बहुत ही स्मॉल हो गया। तो बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों, आपने एक बार सोच लिया, आपने माइंड डिसाइड कर लिया है कि मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है, मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए कम से कम 1 साल का आपको प्लस कोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का प्लस कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। 2 साल का प्लस कोर्स ज्वाइन करने से और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि सिर्फ ₹4,500 ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो 27,000 में आपका 2 साल का कोर्सेज हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे हम देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने NMIMS के बारे में सुना है। NMIMS, दैट इज सॉरी नॉट NMIMS, दिस इज एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये NMIMS नहीं था, ये था निट्टी मुंबई। यस, ये था निट्टी मुंबई, करेक्ट। निट्टी मुंबई क्या है, ये मैं आपको इस पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना तो फैकल्टीज़ को टाइम नहीं रहता था ये सब इन्फॉर्मेशन देने का।
और जिससे हम लोगों को सिर्फ पता क्या था कि सिर्फ गेट एग्ज़ाम ही होता है या यूपीएससी एग्ज़ाम ही होता है, अदर एग्ज़ाम्स के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहता है ना, तो आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर एंड बेटर प्लान कर सकते हो। तो निफ्टी मुंबई क्या है? तो निफ्टी मुंबई जो है वो थ्रू गेट है ना। अगर आपको मैनेजमेंट प्लस टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है तो आपके लिए निफ्टी मुंबई बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपका एंट्री गेट से होगा। आपको गेट में एक रिस्पेक्टेड स्कोर लाना पड़ेगा, एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, जिससे फिर आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद आप ये सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे PGDIE या PGDMM कोर्स है या फिर PGDPM कोर्स है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि सर ये PGDIE कोर्स क्या होता है? ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। ये क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको इसके थ्रू जो है ये 3 कोर्सेज पे आप एडमिशन ले सकते हो। और इसके लिए BE एंड BTech में बच्चों, BE एंड BTech में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। BE एंड BTech में 60% मार्क्स होना चाहिए। अच्छा, और ये जो कोर्स होता है कौन सा? PGDIE जो है ये सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, EC हो, है ना, सारे ब्रांच के बच्चे PGDIE में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन PGDMM जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, इसमें कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? जो मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल के बच्चे हैं, जो केमिकल के बच्चे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, है ना, उसके बच्चे यहाँ पे एडिशनल ले सकते हैं। उसके बाद जो PGDPM है, PGDPM इस पे भी मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, टेक्सटाइल, है ना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, निफ्टी मुंबई में जाने के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में हो तो आप निफ्टी मुंबई के लिए प्लान कर सकते हो। इसका जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है। 2009-10 की मैं बात कर रहा हूँ। और गेट स्कोर चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एडमिशन लेने के लिए, एंड GRE स्कोर चाहिए इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है निफ्टी मुंबई में कि अगर आप रिटर्न निकाल भी लेते हो, गेट एक अच्छा वैलिड स्कोर भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें GD का मतलब है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, एंड GDPI है ना। तो जो मेरिट तुम्हारा बनेगा वो मेरिट बनता है गेट स्कोर, गेट का जो स्कोर है, प्लस आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसा रहा, BTech में मार्क्स कैसे रहे आपके, तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स 11-12 के मार्क्स कैसे थे, प्लस आपने कुछ रिलेवेंट वर्क किया है या नहीं, जैसे कुछ पेपर वगैरह इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके पब्लिश हुए हैं, है ना। और उसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में आपने कितना स्कोर किया है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, मीन्स गेट का तो फॉर्म भरना कंपलसरी है, उसके साथ साथ इसका भी तुम्हें सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अराउंड फरवरी मंथ में इसका फॉर्म आएगा, और ग्रुप डिस्कशन एंड PI जो है वो अप्रैल मंथ में होगा, और कोर्स जो है वो अराउंड जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो गेट कट ऑफ जाता है ना, ये वैरी होता है, लेकिन मैं एक अंदाज से लिख देता हूँ, 700 to 780 होता है। मीन्स 1000 में अगर तुमने 700 to 780 के आसपास स्कोर किया तो निफ्टी मुंबई का चांस बन सकता है। और प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा है। बच्चों का प्लेसमेंट जो होता है वो 30 to 50 लाख पर एनम एक साल में 30 to 50 लाख का पैकेज भी मिलता है। एवरेज पैकेज जो है वो 15.47 लाख पर एनम है, एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो है वो 37 लाख पर एनम गया है, एंड अब्रॉड पैकेज जो गया है वो 52 लाख पर एनम गया है।
52 लाख पर एनम, एक साल का इनकम 52 लाख है। इसका मतलब है कि अगर तुम एक साल अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो और निट्टी मुंबई में एडमिशन हो जाता है और वहाँ पे जाकर अगर मेहनत करते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स को करते हो, तो हो सकता है कि आपका इनकम जो है वो 52 लाख पर एनम हो जाए। एक साल का 52 लाख। कहाँ तुम 22,500 में पड़े हुए हो? 22,500 के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम ये सोचो कि तुम्हें इस ईयर रिजल्ट निकालना है, इस ईयर रिजल्ट देना है। अगर रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो अगले साल इससे ज़्यादा खर्च होने वाला है, रहने में, खाने में, किताब में, करेक्ट, बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसलिए बेटर है कि ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके, नहीं तो EMI पे करके या किसी से ले करके ये कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइव सेशन के साथ, रिकॉर्डेड सेशन के साथ गेट का, EAC का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि एक बार अगर आपका रिजल्ट हो गया ना तो फिर आप लाखों में, करोड़ों में खेलोगे। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, यस। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओके, यस। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे, अब मैं ये सिखाने जा रहा हूँ तुम्हें कि ग्राफ के हेल्प से हम लिमिट कैसे निकालते हैं। तो सपोज ये तुम्हें कर्व ऐसा दिख रहा है, ये कर्व है A3, और यहाँ पे मैं एक ओपन ले लेता हूँ, ये ओपन, ठीक है, और ये कर्व, ठीक है, और ये पॉइंट में 2 ले लेता हूँ, ये पॉइंट में 2 ले लेता हूँ। तो अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, देखो, अगर मैंने लिखा कि x टेंड्स टू लिमिट, x टेंड्स टू लिमिट, या चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये 0 पे चेक करता हूँ, मैं 0 पे चेक करता हूँ। तो x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 का वैल्यू क्या होगा? तो x टेंड्स टू 0 का वैल्यू क्या होगा? तो इस पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो 0 के लिए हमें पहले इसके लेफ्ट एंड राइट हमें चेक करना पड़ेगा। मीन्स x टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ x प्लस हम चेक करें, f ऑफ x चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा और फिर राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, तो अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट। तो 0 माइनस का मतलब है कि आप इन्फिनिटी से जो है, आप जो है वो 0 की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा बढ़ रहे हो, यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। तो जब आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो, तो जब ये वेरिएबल जो है वो एक सर्टेन वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो fx किधर जाएगा? तो जब तुम यहाँ से 0 की तरफ आ रहे हो, या फिर यहाँ से जब तुम 0 की तरफ ऐसे आ रहे हो, तो fx किधर जा रहा है? fx जो है, fx 2 पे जा रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पे 2 पे ओपन है ना, 2 पे ओपन है, तो 0 से लेफ्ट ही लेना पड़ेगा। तो 0 से लेफ्ट पे तो ये ग्राफ आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। तो ये जो आउटपुट है वो लगभग 2 के इक्वल है ना। तो इधर से जब तुम अप्रोच कर रहे हो, जब तुम 0 माइनस से अप्रोच करो, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से जब तुम 0 की तरफ आ रहे हो, और जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस। तो जब तुम माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहे हो, तो जब x 0 की तरफ आ रहा है, तो आउटपुट किधर जा रहा है? तो आउटपुट जो है यहाँ पे, आउटपुट जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज तुम
x टेंड्स टू, अगर तुम 0 प्लस जा रहे हो, x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है कि अब तुम 0 की तरफ जा रहे हो, से अब तुम 0 की तरफ, तो जब तुम 0 की तरफ जाओगे, तुम ऐसे अप्रोच कर रहे हो, ऐसे अप्रोच, तो जब तुम 0 की तरफ जाओगे तो f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x जो मान लो यहाँ पे ये है बहुत क्लोजेस, तो इसका मतलब है कि f ऑफ x जो है मीन्स y जो है वो 3 पे आ रहा है, ये जो हाइट है ये हाइट लगभग 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो f ऑफ x आ रहा है वो 3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, मीन्स x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट f of x is not equals to x tends to 0 plus f of x, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, ओके, अब थोड़ा हम ग्राफ को चेंज करते हैं, थोड़ा सा फिगर को चेंज करते हैं। अब सपोज अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है, देखिए अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये मैं ले लेता हूं y एक्सिस और ये मैं ले लेता हूं ये x एक्सिस, x इन और यहाँ पे ओपन लिखा है, 2 पे ओपन है और यहाँ पे 3 पे भी ओपन, 2 पे ओपन है और 3 पे भी ओपन, तो ये लाइन कर्व ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये कर्व कैसे दे रहे हैं, ये लाइन नीचे जाएगा और ये कर्व सपोज ऊपर जा रहा है। अब मैंने कहा कि f ऑफ 0 का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, सपोज ये फंक्शन दिया हुआ है, ये नेचर ऑफ फंक्शन दिया हुआ है ग्राफिकल फॉर्म में, तो अगर मुझे f ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है क्या होगा, तो हमें देखना है कि 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, तो 0 पे तो यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी आउटपुट है ओपन है, इसका मतलब 0 पे वैल्यू है ही नहीं, 0 पे जो है हमें क्या दिख रहा है कि एक अनडिफाइंड वैल्यू दिख रहा है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि सर 0 से माइनस पे क्या वैल्यू है, तो जब कोई वेरिएबल जो है वो जब नेगेटिव साइड से 0 की तरफ अप्रोच, जब नेगेटिव साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किधर अप्रोच करेगा, तो इधर से इधर जा रहे हो ना, और ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड में है, तो मतलब है कि यहाँ से अगर तुम प्रोजेक्शन लेते हो, ये जो प्रोजेक्शन यहाँ से ऐसा लेते हो, ये जो है लगभग 2 के ही बराबर होगा, ये जो है वो लगभग 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर तुम f ऑफ 0 प्लस करते हो, तो 0 प्लस का मतलब क्या है कि तुम प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहे हो, प्लस इन्फिनिटी से ऐसे 0 की तरफ जा रहे हो, तो जब तुम प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहे हो तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके आसपास वैल्यू लगभग 3 के बराबर ही है, लगभग 3 के बराबर है, लगभग 3 के बराबर है। तो आपने क्या देखा कि जो 0 पे आउटपुट हो रहा है वो 0 x टेंड्स टू 0 माइनस एंड x टेंड्स टू 0 प्लस पे आउटपुट नहीं है। इसका मतलब है कि ये लिखना गलत होगा कि f ऑफ 0 एंड x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 ये दोनों इक्वल है, ये नहीं लिख सकते आप, इस ग्राफ में आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो, सो एक और सिचुएशन हम यहाँ पे लेते हैं, ये a ले लेते हैं, ये b, दिस इज a इज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, अब एक सिचुएशन में लेता हूं, ये देखिए ये है सपोज ये y एक्सिस ले लेता हूं और ये मैं ले लेता हूं x एक्सिस, x है, ये ओरिजिन है और ये y है। ठीक है,
हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा अपनी एक मिनट, अपनी करुणा का जल तू बहाकर, अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी जितनी भी दे वली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ओके ओके ओके, चलो ये प्रेयर हम लोगों ने हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में सुना था, प्रेयर करते थे हम लोग। चलो, तो आपको मैंने एक प्रार्थना भी सुनाया, एक प्रेयर भी सुनाया, और ये ग्राफ भी तब तक मैंने ड्रॉ कर लिया। चलो, ये ग्राफ तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मुझे इस ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस लिमिट के हेल्प से सॉल्व करने हैं। ये ग्राफ मान लो दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए, मुझे सबसे पहले 1 पे लिमिट चेक करना है। x टेंड्स टू 1 लिमिट f ऑफ x निकाल, x टेंड्स टू 1 लिमिट f ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो 1 पे अगर हमें लिमिट चेक करना है, इसका मतलब कि 1 से लेफ्ट एंड 1 से राइट दोनों पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर दोनों पे आउटपुट इक्वल हो जाएगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट, और ये चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट को हम टॉलरेंस जोन भी बोल सकते हैं, है ना, जो टेक्निकल सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं। तो ये कोई इंफॉर्मेशन है जो इस ग्राफ के फॉर्म में स्टोर्ड है ना, कोई फंक्शन का बिहेवियर है जो ग्राफ के फॉर्म में स्टोर है। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या 1 पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लिमिटिंग वैल्यूज का एग्जिस्ट करेगा, या 2 पे नहीं करेगा, या 3 पे करेगा। तो ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या रहा है। तो 1 पे अगर हमें लिमिट चेक करना है, लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है, तो लिमिट 1 से लेफ्ट देखो, 1 से राइट देखो। तो 1 से अगर तुम लेफ्ट देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम किधर से किधर आ रहे हो, तो माइनस इन्फिनिटी से तुम 1 की तरफ आ रहे हो, करेक्ट। तो जब तुम माइनस इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से जब तुम 1 की तरफ आ रहे हो, तो आउटपुट क्या दिख रहा है तुम्हें, जो तुम्हें आउटपुट दिख रहा है ना। तो यहाँ से अगर तुम यहाँ ऐसे प्रोजेक्शन लोगे, ऐसे प्रोजेक्शन लोगे, तो जो कुछ ना कुछ वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, जो कुछ वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर तुम 1 प्लस लेते हो, 1 प्लस लिमिट लेते हो f ऑफ x, 2 प्लस मीन्स आप राइट हैंड साइड में हो। तो जब आप इधर से आ रहे हो तो यहाँ से यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ से जब तुम प्रोजेक्शन लोगे, तो जब इधर से अप्रोच कर रहे हो तो इसके जो नज़दीक वाला पॉइंट है उस पर जो हाइट है, मीन्स जब वेरिएबल एक सर्टेन पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट जो है वो किधर जा रहा है, आउटपुट 3 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा कि आउटपुट क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। अब आप
सेकंड सिचुएशन लो, अगर हमें लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट f ऑफ x अगर चेक करना है, ठीक है, तो 2 से लेस एंड 2 से मोर, 2 से लेस एंड 2 से मोर। तो 2 से लेस क्या होगा, यहाँ पे तुम 2 पे हो ना, तो 2 से लेस, 2 से लेस तो कहीं ना कहीं यहाँ है, तो यहाँ से इधर, तो अगर आप प्रोजेक्शन लोगे फिर से एक बार यहाँ पे, ये मान लो 2 से लेस हो गया ये, तब तो वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू जो है वो 3 आ रहा है, वैल्यू 3 आ रहा है। अच्छा 2 से मोर पे भी वैल्यू क्या आएगा, 2 से मोर पे भी वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो 2 पे तो ओपन है, तो 2 पे ओपन है तो हम 2 पे क्या लिख सकते हैं, ओपन है मीन्स अनडिफाइंड है, हमें पता नहीं है, ये लिख सकते हैं अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि कैसे हम ग्राफ के हेल्प से हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। चलो उसी तरह से देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आप सपोज 1.99 ले लेते हो, 1.99 मीन्स 1.99 अगर ले लेते तो ये 1 है, तो 1.99 कहाँ आएगा, इसी रेंज में आएगा, 1 to 2 के रेंज में आएगा। तो f ऑफ 1.99 का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम इस रेंज में हो, तो इस रेंज में हाइट क्या आएगा, 3 आएगा। अब मैंने कहा कि f ऑफ 1.99 माइनस क्या होगा, तो f ऑफ 1.99 माइनस भी क्या होगा, 3 ही होगा। और मैंने कहा कि f ऑफ 1.99 प्लस क्या होगा, तो भी ये क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इन यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट 1.99 पे, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट 1.99 पे। तो होप आपने अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया मैंने आपको बताया। अगर हम पूरे टॉपिक को समराइज करें तो आज मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया, फर्स्ट कि मैंने आपको बताया कि x टेंड्स टू 2 लिमिट एंड x इज इक्वल्स टू 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। दूसरा मैंने आपको बताया कि 1/0 इन्फिनिटी होता है और ये क्यों होता है। थर्ड मैंने आपको आंसर्स दिया कि 1 का पावर इन्फिनिटी जो है वो 1 नहीं होगा, 1 का पावर इन्फिनिटी भी एक अनडिफाइंड फॉर्म है, तो ये क्यों होगा ये मैंने एक्सप्लेन किया तुम्हें। फिर फोर्थ हम लोगों ने 0 का पावर 0, तो 0 का पावर 0 भी अनडिफाइंड है, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया। ठीक है, फिफ्थ मैंने तुम्हें बताया कि लिमिट में इन्फिनिटी का रोल क्या है ना, इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी के हेल्प से हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी के हेल्प से हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया और हमने देखा कि इन्फिनिटी ये कितना पावरफुल टूल है जिससे हम कर्व सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ग्राफिकली लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है एंड राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है एंड फंक्शन एट अ पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये लिमिट का जो है ये हमारा थियरी कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अभी बाकी है, तो ये तो मैंने तुम्हें बताया कि लिमिट क्या है और ये सारे जो कन्फ्यूजन होता है कि 1/0 इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, ये क्यों होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया है बच्चों, बहुत अच्छे अगर पॉइंट बताया है। तो अगर आपको इसके आगे के चैप्टर्स अटेंड करने हैं, जैसे लिमिट में बहुत तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत सारे स्पेशल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं। तो अगर आप उसे सीखना चाहते हो बच्चों, तो आपको मेरा जो प्लस कोर्स है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन है, लेकिन डेफिनेटली अगर वो मेरा जो प्लस कोर्स आने वाला है, अगर आप वो सब्सक्राइब कर लेते हो, है ना, तो उसमें मैं बाकी के जो टॉपिक्स जो मिस हो गए, जो यहाँ पे यूट्यूब पे कवर नहीं हो पाया, मैं वहाँ पे वो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी वो जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाकर इंक्वायरी कर सकते हो और मेरा कोड RSUS यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
रोहित सिन्हा मेरा नाम है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे फ़ोन करो 9763592211 और मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हो, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो मेरे दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के पावरफुल वीडियो रियली काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वायरल कर दो, इस वीडियो को वायरल कर दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनके पास पढ़ने की पैसा नहीं है ना, जिनके पास पढ़ने की पैसा नहीं है, तो वो एटलीस्ट इस तरह के वीडियोस को देख करके वो अपने आप वो इस तरह के वीडियो को देख करके वो चीज़ों को सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। और जब तक हम एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे तब तक हमारा इंडिया जो है कैसे विश्व में पहचान बनाएगा, है ना, कैसे बनाएगा। तो इसलिए एक दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आपको लगा ये वीडियो सही में बहुत अच्छा है, लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, तो आपको क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पेस्ट करना है और उसको शेयर कर देना है। जितना आप शेयर करोगे ना उतना मेरा आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मेरा कल होने वाला है, मिस मत कर जाना, ठीक है। सो enough for today, take care, you all are very precious for us and do study। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।